प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को आज तहवील में लिया गया है और उन पर फील्ड मार्शल की, जो फील्ड जनरल मार्शल होता है, उसकी कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। अब फैज़ हमीद साहब पर इल्ज़ामात क्या हैं और उन्हें क्यों तहवील में लिया गया है, ये हमें पता चलता है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में, जो कि 8 नवंबर 2023 को हमारे सामने आया था। क्योंकि आज ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, उस प्रेस रिलीज में इस फैसले का हवाला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये कार्रवाई की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें क्या बताता है, उसमें जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इस फैसले में कहा गया है, जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे वो ये हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की हिदायत पर ISI और पाकिस्तान रेंजर्स ने उनकी रिहाइशगाह और कारोबारी दफातर पर छापे मारे। मोइज़ अहमद खान की रिहाइशगाह पर, जो कि मालिक हैं टॉप सिटी के। मोइज़ अहमद खान और उनकी फैमिली के अफराद को मुबैना तौर पर हिरासत में लिया गया। मोइज़ अहमद खान और उनके फैमिली मेम्बर से मुबैना तौर पर उनकी प्रॉपर्टीज़ छीनी गई। मोइज़ अहमद खान से मुबैना तौर पर उनकी कारोबारी प्रॉपर्टीज़ छीनी गई। मुबैना तौर पर मोइज़ अहमद खान को अपना कारोबार टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम को अपने नामजद अफराद के नाम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर मोइज़ अहमद खान, उनकी फैमिली और मुलाजमीन के खिलाफ झूठे केसेस दर्ज करवाए। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके ज़ेर कमान अफराद और पाकिस्तान रेंजर्स ने मुबैना तौर पर मुसल्लह अफराज में खिदमात के दौरान अपने ओहदों के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ये वो इल्ज़ामात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमारे सामने आते हैं और अब इसी को बुनियाद बनाकर कार्रवाई का आगाज़ भी हुआ है। मेरे साथ आज और कुछ और चीज़ें भी आगे जाके हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें 3 सीटें नून लीग को वापस मिल गई हैं। कौमी असम्बली की एक, सूबाई असम्बली की सीट मिल गई है। इस रिकाउंटिंग का जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था, फिर 12 जुलाई वाले फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। 15 दिन गुजर चुके हैं। क्या वजह है इसकी, इस पर बात करेंगे। शेख रशीद साहब किसी टेक्नोक्रेट या अबूरी हुकूमत का के बारे में पेशगोई कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में हसन अयूब साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, स्टूडियो में मौजूद, बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। भट्टी साहब सर, कैसे देख रहे हैं इस आज के इस डेवलपमेंट को? क्या इसके कोई सियासी असरात भी हो सकते हैं? नहीं, सबसे पहले तो हमें ये ज़रूर सराहना चाहिए, पाक फ़ौज का एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत गैर मामूली कदम है। और यही वजह है कि ये फ़ौज मजबूत है, यही वजह है कि इस फ़ौज में एहतसाब का अमल है, यही वजह है कि बाकी जो हमारे मुल्क के सारे इदारे हैं वो ज़मीन बोस हुए हैं और ये इदारा कायम है। ये ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना कि साबका कोर कमांडर और साबका DGISI, जो एक वक्त में मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक थे और आर्मी चीफ बनते बनते रह गए थे, वो उनका इस तरह जो है वो इंक्वायरी हो और इंक्वायरी होने के, एक मेजर जनरल की इंक्वायरी के बाद उनको तहवील में लिया गया हो और फिर उनके कोर्ट मार्शल का आगाज़ हुआ हो, बहुत बड़ा कदम है। और बहुत मैं तो इस पे फ़ौज को सराहना चाहिए इस पे। और अब इसमें 2-3 एंगल्स हैं। एक एंगल तो है कि जो ज़ायदा जावेद हैं, जो इसकी असल मालिक है मुबैना तौर पर, आपने चूँकि मुबैना लगाया तो ये सारी कहानी मुबैना ही समझ लीजिए अभी तक, कि मुबैना तौर पर जो ज़ायदा जावेद हैं, जो उनका भी किरदार, उनके किरदार मतलब इस सोसाइटी के हवाले से जो उनका किरदार है वो भी मशकूक है। मोइज़ अहमद जो हैं उनका किरदार भी बड़ा मशकूक है कि मोइज़ अहमद उनके यहाँ मुलाजम थे और ज़ायदा का जो भाई मुबैना तौर पर उसकी डेथ हुई, फिर जिस तरह पावर ऑफ अटार्नी लेकर ये सोसाइटी पर मुबैना तौर पर काबज़ हुए, या ज़ायदा हिना और बयानात भी बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक अलहदा स्टोरी है। दोनों के किरदार बड़े मशकूक हैं, मोइज़ के भी और ज़ायदा के भी। लेकिन ये जो है ये बड़ा अहम कदम है और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इनसे अप्रैल से इंक्वायरी हो रही थी, इनको सवालनामा भी दिया गया था, इनको मुल्क से जाने से भी रोका गया था फैज़ हमीद साहब को, और इनके भाई जो नजफ़ हमीद हैं उनको भी मुअत्तल किया गया था, वो भी जो एक तहसीलदार या वो जो पटवारी जो भी हैं वो हैं। और ये भी है कि नवंबर 2023 को जो ये टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक सुप्रीम कोर्ट आए थे और 12 मई 2017 को ये वाक़या हुआ जन फैज़ हमीद के मुबैना तौर पर उनके इमाम पर पंजाब रेंजर्स
और ISI के एहलकारों ने छापा मारा था और इसका चौधरी निसार अली खान ने नोटिस लिया था, और अगर वो भी नोटिस ना लेते तो शायद मामला यहाँ तक ना आता। खैर, और ये भी बताता चलूँ कि 20 मुबैना तौर पर 20 मिलियन रुपए उनके घर से ले गए। ये छापे के दौरान 400 तोला सोना ले गए, गाड़ियाँ वापस कर दी थी, ये नहीं दी थी, ये चीज़ें वापस नहीं मिली, और दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग का ये आड़ में ये छापा मारा गया। और 2-3 बड़े इसमें दुख देने वाले थे जो मुइज़ ने वो सुप्रीम कोर्ट में बताया। एक तो कि उनके बेटे के मुंह पर पाँव रख कर कहा गया तुम्हारा बाप दहशतगर्द है, और फिर उनका सुसर और गालबन कोई जो है वो उसकी डेथ हो गई इसी दौरान। इनको टार्चर भी बड़ा किया गया, इनकी वालदा बीमार हो गई। खैर, और फिर ये इन चैम्बर में एक मरतबा ये पहले भी आई थी सुप्रीम कोर्ट में, साकिब निसार ने इसको इन चैम्बर सुनने की कोशिश की, मामला सेटल करने की कोशिश की, वो ना हुआ। दोबारा आए फायज ईसा काजी साहब ने इसको इन चैम्बर कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया और इनको कहा कि आप वजारत दिफा से रजू करें। वजारत दिफा से रजू किया तो फिर उसके बाद पाक फौज का जैसे अमल होता है उसमें तो कोई 19-20 नहीं होता, तो उन्होंने एक मेजर जनरल की सरबराही में इंक्वायरी बनाई, और फिर उसके बाद इंक्वायरी के बाद आज यानी कल तक मुल्क चलाने वाले फैज़ हमीद आज गिरफ्तार हैं और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट यानी एक बड़ा अहम डेवलपमेंट है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिकल एंगल दिए जा सकते हैं जी, पॉलिटिकल एंगल दिए जा सकते हैं, इस वजह से दिए जा सकते हैं कि एक बात कर लेते हैं भट्टी साहब। लेकिन जो आपने गुफ्तगू अभी तक की है ना, आपने सर अभी गुफ्तगू जो की है, मैं जरा क्योंकि हसन अयूब भी इस पूरी स्टोरी से वाकिफ हैं, जो साकिब निसार का आपने इन चैम्बर का जिक्र किया, आप इस पूरी हिस्ट्री से हसन वाकिफ है ना कि क्या होता चला आ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये कार्रवाई ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में या इसी दायराकार में होगी, या दायराकार वसी भी हो सकता है? क्योंकि आज मैं फैसल बोर्डो को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि अब पता चलेगा कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ था, यानी और भी मामला क्या इसमें आ जाएंगे? अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि इरशाद भट्टी साहब ने जो बातें की हैं उनमें कुछ जो है वो मतलब फैक्चुअली वो करेक्ट नहीं है कुछ बातें। अच्छा। जो साकिब निसार साहब ने इन चैम्बर जो बेसिकली इस मैटर को टेकअप किया था, वो ऑनरशिप का इशू था बिटवीन जायदा जावेद एंड कंवर मोइज। वो तो उनका इशू अपना है। जी जी ठीक है। ये जो इशू है जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा की अदालत में आया है, वो उस जो है वो उस चीज के खिलाफ है कि रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया और अफवाज का जो ओहदा है, पाक फौज का जो ओहदा है उसको इस्तेमाल किया गया, और उस तनाजर में वो एप्लीकेशन लेकर आए 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है। वो जो केस है जो कि साकिब निसार साहब के पास था, उस पर FIA ने इंक्वायरी की। जब इंक्वायरी की तो आखिरी दिन साकिब निसार साहब उस केस को फाइल कर गए। वो मैटर जो है वो ऑलरेडी अभी तक डिसाइडेड नहीं है, उस पर कुछ भी आगे चीज नहीं बढ़ी, वहां पर वो रुक गया, फुल स्टॉप होगी। ये जो मामला है, इस मामले के ऊपर ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी पहले जो लीगल रेमेडीज हैं वो अवेल करें, और उनकी पहली रेमेडी थी, उनको कहा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाके कंप्लेन करें। तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कंप्लेन की, और उसमें जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये मैटर गया तो वहां से पाक फौज के पास आया, और फिर वहां पर जब पाक फौज के अंदर जब मामला आता है तो वहां पर खुद एहतसाबी भी है, वहां पर फास्ट ट्रैक भी किया जाता है चीजों को, और हकायक की रोशनी में, यानी उसमें उजलत में हेस्ट में भी चीज नहीं होती, लेकिन फास्ट ट्रैक होती है, टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। वहां पर जिस तरह वो भट्टी साहब बता रहे हैं कि मेजर जनरल साहब को एक अपॉइंट किया गया, एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है जिन्होंने इस मामले की इंक्वायरी की, और उस इंक्वायरी के नतीजे में अब इनकी कुछ ऐसी और भी चीजें सामने आई हैं जिस वजह से उनको अब आर्मी ने अपनी तहवील में ले ली है। अब ये सारा मामला है जी, इसमें भी जनरल फैज हमीद के साथ भी मुकम्मल इंसाफ होगा, और ये चीज जनरल फैज हमीद खुद भी कहेंगे कि विक्टिमाइज नहीं किया जाता पाक फौज के अंदर। पाक फौज के अंदर इतना ट्रांसपेरेंट इशू है कि वो कोई भी, चाहे हवलदार है, चाहे कोई कांस्टेबल है, चाहे कोई जनरल है, हर एक को एक जैसे तरीके से इंसाफ मिलता है। एक चीज। दूसरा मामला ये देखें कि अभी यानी 9 मई वालों का ये पहला कोई इशू नहीं आ रहा। 9 मई वाले जो अफसरान थे, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से लेकर जो है वो आप देखें कि इवन के मेजर तक, कैप्टन तक लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, और वो भी इसी तरीके से ट्रायल का मौका मिला, और जिसकी जो इंक्वायरी में मामला जो है वो कमजोरी सामने आती है, फिर उसकी खुद एहतसाबी अदारा खुद करता है। कोई एक अदारा मुझे बता दें इसके मुकाबले में जो इस किस्म का मैकेनिज्म जिसके अंदर हो। तनकीद आजकल फैशन बन चुका है, फौज के ऊपर तनकीद लोग बहुत करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि हमारी जो जुडिशरी है उसके अंदर क्या इस हद तक खुद एहतसाबी है?
क्वेश्चन में उठा रहा हूं, जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में। बिल्कुल देखिए अरशद मलिक साहब की जब वीडियो आई उसके बाद भी क्या हुआ, करते कराते कितना टाइम लगा और अरशद मलिक का जो फैसले थे वो बरकरार रहे। तो हमारे यहाँ तो इस किस्म के सिस्टम चलते आ रहे हैं, लेकिन इस तनकीद हम लोग कर देते हैं। अल्लाह करे कि तमाम इदारे बेहतर हों और इसी जो है फुट स्टेप के ऊपर चलें जिस सिमत में जो है पाक फौज चल रही है। बिल्कुल सही है। जरा ब्रिगेड साहब की राय भी ले लेते हैं। ब्रिगेड साहब, ये कैसे आप जो देख रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, जैसे भट्टी साहब भी कह रहे थे, हसन भी कह रहे हैं कि खुद एहतसाबी का एक कड़ा निज़ाम मौजूद है और शायद ये किसी और इदारे के साथ आप इसको कंपेयर करके नहीं दे सकते, पाक फौज के अंदर जो सिस्टम मौजूद है। लेकिन आपके ख्याल में इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगता है? ये पिछले साल इनिशिएट हुआ और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया नवंबर में जाकर, और उसके बाद फिर जो है वो जाहिर है एक प्रोसेस चल रहा होगा। अब आज ये खबर हमारे सामने आई है एक प्रेस रिलीज के जरिए से, और अब आगे कुछ वक्त लग सकता है। तो इस तरह के केसेस में कितना वक्त लगता है? सिस्टम क्या होता है? चलो जी, बहुत शुक्रिया असद। मैं उससे पहले थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि देखें कि आज के इस जो प्रेस रिलीज आई है SPR से, एक वाज़ेह मैसेज है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कि देखें कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका रैंक हो, जो भी है, स्टेटस है, आप सर्विंग है, रिटायर्ड हैं जी, और अगर आप मुल्क के सालमियत के खिलाफ किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं विच इज डेट्रीमेंटल है या अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर है और इल डिसिप्लिन इसमें शो होता, तो उसमें ये एक्शन लिए जाते हैं। जिस तरह बताया गया 9 मई में अबाउट 15 ऑफिसर, 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल थे और 7 ब्रिगेडियर्स, तो बाकी रैंक के ऑफिसर्स थे, उनको फारिग कर दिया गया था बिकॉज दे फेल्ड टू प्रिवेंट दोज इवेंट्स। और इसके अलावा देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए थे एस्पेनाज में और दूसरे में, तो उसमें कोई माफ़ी उसमें नहीं थी। फौज में सिस्टम इज वेरी ट्रांसपेरेंट, क्लियर है कि उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, डिसिप्लिन पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं होगी, क्योंकि फौज की बुनियाद ही डिसिप्लिन पे है। और देखें कि इससे पहले कि पिछले 76 साल में यह माना जाता है कि द मोस्ट डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन और वेल मैनेज और रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशन इज दैट इज पाकिस्तान आर्मी। बिलडेड ने कुछ अर्सा पहले एक सर्वे करवाया था, उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि द ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान इज पाकिस्तान आर्मी। सो पाकिस्तान आर्मी में एक सिस्टम है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आपका मसलक, वो नहीं देखते। आपकी पोटेंशियल्स हैं तो आप इस फौज में आके तरक्की कर सकते हैं और किसी भी रैंक पे आप जा सकते हैं। जहां आपने सेकंड बात की ड्यूरेशन की, देखें ड्यूरेशन इसमें, क्योंकि फौज का जो मिलिट्री कोर्ट की हम जब बात करते हैं तो उसका मकसद ही यही होता है कि स्पीडी ट्रायल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इस ट्रायल में भी जनरल साहब को भरपूर मौका मिलेगा, वो अपने डिफेंस काउंसिल भी ले सकते हैं, अपने पसंद का वकील भी ले सकते हैं। और देखें सब्सिक्वेंटली अगर वो पनिशमेंट अगर कोई होती है तो वो ही कैन अपील टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही कैन गो टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो एक सिलसिला है तो उसमें है। लेकिन जल्दी होगा और महीनों से पहले मुझे लगता है ये इसका फैसला आ जाएगा। सही है। जब ये कहा जाता है कि जी उनका जो है वो कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो कोर्ट मार्शल किसी शख्स के खिलाफ इनिशिएट होता है, क्या आपके ख्याल में काफ़ी शवाहिद होते हैं तो ये कार्रवाई का आगाज़ होता है? यानी कुछ लोग अब ये फोर्सी कर रहे हैं कि जी इनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, क्या ये हतमी है बात या ऐसा मुमकिन है कि उन्हें बेगुनाह वो करार दे दिया जाए? नहीं, अभी देखिए ट्रायल होगा, अभी इनिशियल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है, उसमें ये चीज़ें कुछ एस्टेब्लिश हुई हैं। अब इसका एक भरपूर ट्रायल होगा जिसमें ये बहस प्रोसिक्यूशन भी होगी, डिफेंस भी होगी, एविडेंस भी वहाँ पे शेयर किया जाएगा और इसमें एक पूरा सिलसिला जिस तरह कोर्ट सिविल में होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम वाला फैक्टर है तो इसमें वो होगा। तो मेरा ख्याल में जल्दी वो होगा और उसमें कोई मसला नहीं है। देखिए कोर्ट मार्शल डिफरेंट किस्म के होते हैं, रैंक और स्टेटस पर डिपेंड करता है। समरी कोर्ट मार्शल से स्टार्ट होते हैं, जनरल कोर्ट मार्शल है और फिर जनरल कोर्ट मार्शल है, फिर अकॉर्डिंगली पनिशमेंट्स भी है। और देखें अब चार्जशीट फ्रेम होगी, उसमें पता चलेगा कि क्या क्या चार्जेस लगते हैं और इसके बाद फिर पनिशमेंट्स का पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा भट्टी साहब, अब फौज के नज़दीक तो ये अगर लेफ्टिनेंट जनरल हैं फैज़ हमीद है या कोई और लेफ्टिनेंट जनरल है या एक कप्तान है, फौज के नज़दीक तो ये सब बराबर हैं। लेकिन हमारे लिए शायद ये खबर इसलिए बड़ी है कि ये जनरल फैज़ हमीद हैं, उनकी जगह शायद कोई और लेफ्टिनेंट जनरल होता है तो शायद हमारे लिए इतनी बड़ी खबर ना होती। क्योंकि वो DJISI रहे हैं और एक ऐसे वक्त में रहे हैं जहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक बड़ा एक तूफान बरपा था, और फिर जब DJISI के ओहदे से इनको हटाया गया
किसी और को लगाया गया तो उस वक्त की जो अस्करी क़यादत थी उनके और सियासी क़यादत के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी पैदा हो गए, और उसके बाद फिर बहुत सारी जगहों पर जनरल फैज़ हमीद का नाम सुनाई देता है। ज़ुबैर साहब के इंकिशाफात में भी सुनाई देता है, पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इंकिशाफात किए, उसमें भी सुनाई देता है, यानी जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही थी उसमें भी फैज़ हमीद साहब का नाम सुनाई देता है। तो इसलिए शायद ये खबर हमारे नज़दीक बड़ी है, फौज के नज़दीक शायद ये सब एक ही बराबर है। तो अब आप बात कर रहे थे इसके पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर, कहिए सर। पहली बात तो ये कि हसन अयूब ठीक कह रहे थे, मैं समझा नहीं पाया। वो बिल्कुल वो जायदा और मुइज़ के दरमियान वो मालकाना वाला चक्कर था जिसमें साकिब निसार वो गए थे। और दूसरी बात ये जो ब्रिगेडियर साहब ने भी कही कि ये जो 9 मई पे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स और हत्ता के चीफ की नवासी उसको भी फ़ौज ने अकाउंटेबल किया। और उससे पहले भी जब भी फ़ौज के बारे इसका कोई आता है तो कई जनरल, यानी इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में IGFC और बाकी सारा वो तो फ़ौज का तो एहतसाबी अमल सब के सामने, काश ऐसा सारे महकमों में हो। अब आ जाइए पॉलिटिकल। देखिए पॉलिटिकल, फैज़ हमीद साहब का जब नाम आता है तो पॉलिटिकल उसका सियासी एंगल ज़रूर आता है, और सियासी एंगल वो आना भी चाहिए क्योंकि बहसीत DGC, बहसीत DGISI और इवन जब कोर कमांडर पेशावर थे और हत्ता के रिटायरमेंट के बाद भी वो किसी न किसी तरह हम सुना गया कि वो डायरेक्ट वो रहे, इन्वॉल्व रहे, और वो एज ए DGC और एज ए DGISI तो बहुत ज़्यादा यानी पॉलिटिकल उन सारा सियासत के आलमोस्ट मालिक रहे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन इसका होगा कुछ नहीं, क्यों नहीं होगा? अब मुझे बताइए। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि मैं जनरल कमर जावेद बाजवा को और फैज़ हमीद को के कौमी असम्बली में करारदाद पास लाऊंगा और उनको बुलवाऊंगा। तो मैंने उस दिन उनको कहा कि आप खड़े रहिएगा, शेर बनिएगा और बुलवाइएगा, लेकिन नहीं बुलवा सकते इस वजह से कि जनरल फैज़ हमीद से कौन है जो फैज़ याब नहीं हुआ? कोई मुझे पीपल्स पार्टी का बता दें, कोई मुझे मुस्लिम लीगी बता दें, कोई बता दें कि जिसने फ़ायदा ना लिया हो। ये ख्वाजा आसिफ साहब चंद दिन पहले बता रहे थे कि जन कमर जावेद बाजवा के ससुर के घर मेरी जन फैज़ हमीद से मुलाकात हुई थी और 20 मिनट की मुलाकात थी। उन्होंने कहा पहले पंजाब ले लें फिर मरकज़ ले लें। नवाज शरीफ साहब का उन्होंने खुद बताया कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए। और उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब किन को मिला करते थे, मलक अहमद साहब गाड़ियाँ किधर भगाया करते थे, और ये ज़ुबैर उमर साहब किधर लड्डू खाया करते थे। शहबाज शरीफ साहब कहाँ बैठकर इलेक्शन से 1 महीना पहले काबीना के नाम फाइनल कर चुके थे और वज़ीर आज़म बन चुके थे। तो ये वो सारे हैं जो फ़ौज की पैदावार हैं, मार्शल लॉ के दौर के पैदावार हैं, और ये पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। जरदारी साहब ने आपके सामने बयान नहीं है कि फार्मूला बनाने वाले मुझसे पूछ रहे हैं फार्मूला बनाओ, मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी करो, मतलब इमरान खान की छुट्टी करो फिर फार्मूला बनाऊंगा। बिलावल कहाँ मुलाकातें करते थे? मरियम का क्यों ट्विटर खामोश हुआ? मौलाना साहब किस से डील करके गए थे जब धरना कॉल ऑफ किया था? जन फैज़ हमीद से। तो ये सारे फैज़ याब होते रहे हैं, ये कैसे बोल सकते हैं, ये कैसे इस तरह का एंगल ले सकते हैं? लिहाजा ये एक हवाई बातें हैं, करते रहेंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। हसन, इस पर आप क्या समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में PMLN का एक मौक़िफ़ रहा, उनका ये मौक़िफ़ रहा कि जी इमरान खान इन्हें आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंकिशाफ किया उससे तो पता चला कि ये मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो तो चाहते थे कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाए। और ज़ुबैर साहब ने जो कहा था, उन्होंने कहा कि जी मुझे जब PDM बनाने के हवाले से जो मीटिंग हुई जनरल बाजवा के साथ उसमें फैज़ हमीद साहब मौजूद थे। तो कोई सियासी किरदार भी तो बहुत रहा है इनका। अच्छा, देखिए सियासी किरदार तो रहा है उनका, ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है और सब दुनिया को मालूम है। हम तो बल्कि मजाक करते थे कि ये फैज़याब हो गए हैं। हाँ। एक मतलब बात होती थी। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, ये जो इशू है जनरल फैज़ हमीद साहब का, जिस मामले के ऊपर ये कोर्ट मार्शल इनिशिएट हुआ है, वो रियल एस्टेट का इशू है। हाँ, अब इनके रियल एस्टेट के अंदर कनेक्शंस हैं, यानी अब ये देखें। हाँ। अब ये देखिए कि यानी ये नहीं है कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में उनके सियासी जो मामला था वो ज़ेर बहस नहीं आ रहे। अभी मेरे इल्म में नहीं है। वो बेसिकली उसमें जो प्रेस रिलीज बता रही है वो ये है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां रिटायरमेंट के बाद जो कर रहे हैं वो शायद होंगी। उसमें कोई चीज़ ऐसी हो सकता है कि सियासी सरगर्मियों, क्योंकि जो DGISI होता है साबिक, वो 5 साल तक पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। वैसे नॉर्मल को बंदा अगर होता है, रिटायर होता है फौजी, वो 2 साल का बाहर है। इमरान खान साहब के दौर में मलक रियाज साहब और इमरान खान साहब की और जनरल फैज़ हमीद की मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई हैं। मुतअद्दिद टाइम पर वो इकट्ठे बैठे हुए पाए गए, प्रोजेक्ट्स के हवाले से इनिशिएट करते रहे। जब ये चीज़ें एक कॉमन नॉलेज है
तो देखिए ना, जब आप डीजीसी हैं, आपका बेसिकली उसमें इंटरेस्ट तो था ना, लेकिन ये आपकी जॉब डेजिग्नेशन नहीं थी। जब आप उससे हट के दीगर चीजों में आप आते हैं, रियल स्टेट के अंदर आप आते हैं, तो फिर क्वेश्चंस रेज होते हैं। और बेसिकली जो ये कवर मुइज के साथ भी हुआ या जो भी उसका इशू हुआ, उसमें इनका क्या लेना देना था उसमें, यानी इनके ओहदे के मुताबिक इनकी जॉब तो इससे मुतल्लिक थी नहीं। जो हैदराबाद रिजवी वहां पर जाकर शूटिंग कर रहा है, एमक्यूएम का बंदा है, तो ठीक है, दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद थी, उन्होंने कार्रवाई करनी थी। तो ये खुद एहतसाबी है पाक फौज के अंदर कि भाई ये आपका काम नहीं था, आपने अपने ओहदे को मिस यूज किया और उसी के लिए वो काउंटेबल है आप। और अब इसमें भी जो अभी आप ये कह रहे थे ब्रिगेडियर साहब कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो सिविल कोर्ट के बराबर नहीं है जी, इट्स इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट। और ये सेशन कोर्ट के तर्ज पर ही ट्रायल होता है, लेकिन फर्क ये है कि थोड़ा सा वो जरा एक्सपीडिशियसली होता है, वो तारीख पे तारीख, मक्खी पर मक्खी नहीं मारी जाती। वहां पर जो काम अब करना है फिर वो करना है। एक तो ये कि वो स्पीडी होगा, दूसरा ये कि उसमें फिर पूरे मेरिट का ख्याल रखते हुए, मेरिट का हर एतबार से कोई लाइक्स डिसलाइक्स नहीं हो। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने ही वेरी राइटली सेड कि उनको अपना डिफेंस काउंसिल चूज करने का राइट होगा, वो अपनी मर्जी का वकील ले सकते हैं जो उनको डिफेंड करे। और देखिए, अगर तो वहां पर भी ये होता है कि लाजमी नहीं है कि अभी कोर्ट मार्शल इनका होना ही होना है, अब हो सकता है कि ही मे वॉक आउट फ्रीली विद क्लीन हैंड्स, और ये भी मुमकिन है कि उनको सजा मिल जाए। तो ये तो अभी ट्रायल होना है और ट्रायल के बाद चीज सामने आएगी। बिल्कुल सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद और इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके फिर जरा मैं जो दीगर मामला हमारे चल रहे हैं, कुछ अदालती फैसले आ रहे हैं, कुछ अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, कुछ पेशगोइयां हो रही हैं, कुछ चहमगोइयां हो रही हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर मसूद साहब, सर ये बताइए कि अगर ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल होती है और जुर्म साबित हो जाता है, तो इस तरह के केसेस में किसी भी अफसर के खिलाफ जुर्म साबित हो जाने के नतीजे में क्या मुमकिन तौर पर सजा हो सकती है? क्या मराहत वापस ली जा सकती हैं? क्या होता है? अव्वल तो देखें, एक तो इम्पोर्टेंट चीज है जो चार्जशीट फ्रेम होगी उसमें चार्जेस कितने लगते हैं। एक ये टॉप सिटी के अलावा और भी इसमें क्या चीजें हैं वो डिपेंड करता है। और इसमें वैसे पनिशमेंट जो है मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ है, उसमें चीजें बहुत वाज़ेह तौर पे हैं उस पर क्या पनिशमेंट देनी है। और बहुत सारे कानून के जो शिके हैं, जो देखें ये जो मिलिट्री लॉ है ये तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने बनाया हुआ, इसमें अमेंडमेंट जो भी है पार्लियामेंट के थ्रू होती हैं, तो उस पर वो है। और उसके बाद से ये पता चलेगा कि इस पर क्या डिसीजन आता है, वो डिपेंड्स ऑन दी चार्जशीट इस पर जो होगा। और इसके बाद ही इसमें ये हो सकता है कि अगर वो गिल्टी हो जाते हैं तो फिर वो मराद भी वापस ले जाती सकती हैं, उसमें रैंक भी वापस लिया जा सकता है। तो बहुत सारे इसमें चीजें होंगी, बट टोटली यू इंटायरली डिपेंड्स ऑन दी चार्जशीट। ठीक, चलिए चार्जशीट जब आएगी उसके बाद पता चलेगा, और इससे ज्यादा फिर बात करना मेरा ख्याल है कि आज सराहियां होंगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कुछ और मौजूआत की तरफ बढ़ते हैं। भट्टी साहब, सर ये 12 जुलाई वाले फैसले पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो स्पीच की चंद दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए वरना कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब इसमें हम एक बहस सुन रहे हैं कि नहीं जी, जो गैर आईनी फैसला हो उस पर तो अमल दरामद करना जरूरी नहीं है, जो आईनी फैसला है उस पर अमल दरामद हो सकता है। अब ये आईनी और गैर आईनी का फैसला कौन कर सकता है? कोई सहाफी कर सकता है, कोई हुकूमत कर सकती है, कोई मिनिस्टर कर सकता है। ये इख्तियार किसके पास है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी है या गैर आईनी है? ये मेरे ख्याल से ये इन अरस्तुओं के पास है, अफलातूनों के पास है, जिन्होंने इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया, इस आइन का सवा सत्यानाश कर दिया और इस निज़ाम का सवा सत्यानाश कर दिया। जो आपके हक में फैसला हो वो आईनी है, जो आपके खिलाफ आए वो गैर आईनी है। जस्टिस बंदयाल अगर 5 रुकनी बेंच बनाकर रात को अदालतें लगाकर कासिम सूरी रूलिंग गैर आईनी करार दे दे, और तो उस वक़्त बिलावल भुट्टो लुडियाँ डालते हैं और उस वक़्त पार्लियामेंट पे कदगन नहीं लगती, या कोई अदलिया पार्लियामेंट पर ऊपर पार्लियामेंट के लेती नहीं है इख्तियारात। लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट की गैर इलेक्शन से भागे अगर पार्लियामेंट, तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट कह ले तो वो उनको लगता है कि ये जुडिशरी है सारा कुछ कर रही है। तो इशू ये है कि फ़ैसलों पर अमल इस मरतबा करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि उमर अता बंदयाल साहब नहीं रह गए जिनको आपने डरा लिया, धमका लिया और आगे काम खिसका लिया।
अब ये वो सारे जजेस हैं जिनके ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले गुण गाते थे, तो अब वो सारे जजेस, अब काजी फायज ईसा साहब मिनॉरिटी में हैं और वो एक हम ख्याल जज, अब वैसे बड़ी अजीब सी बात है, क्या जो हम बोते हैं वो काटते हैं। उमर अता बंदयाल साहब को हम ख्याल बेंच कहा जाता था, अब हम ख्याल बेंच एक दूसरी तरफ का तासर उभर रहा है, काजी फायज ईसा साहब, नईम अफगान साहब और अमीनुद्दीन साहब। और इन्होंने, अमीनुद्दीन साहब और नईम अफगान साहब ने तो एक शाहकार फैसला तहरीर किया है ना, कि आपने 8 जजेस वाले को गैर आईनी गैर कानूनी कह के आगे मशवरा भी दिया है कि इसको कोई पाबंद नहीं है मानने का, यानी एक सिविल नाफरमानी की बुनियाद रख नाम के साथ अनार्की हो जाती है। जैसे वैसे भी आप नहीं तो फैसले पे नहीं सर, फैसले पे बात हो सकती है, फैसले पे बात हो सकती है ना सर, फैसले पे बात हो सकती है। फैसले पे, अगर फैसले पे बात करने से तौहीन होती है तो फिर वैसे ही चुप कर जाते हैं। फिर हम यही कहते हैं कि जो मुअज़्ज़ज़ अदालत कह रही है सर तस्लीम खामा है, जो करते जाओ। तो आपने ये कहा कि अच्छा खुलकर बात करें उस पर। तो अब बात ये है मेरे भाई कि आप, मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि फैसलों पर अमल कराएंगे और ये लाजमी आईनी तकाजा है फैसलों पर अमल करना, और अगर आप कोई नया निज़ाम आप लाना चाहते हैं तो ले आएँ। अब जो मोहतरम लीगी फरमा रहे हैं कि ये गैर आईनी है, तो मेरा ख्याल है कि जब तहरीक इंसाफ से सियासी स्पेस छीन ली गई थी वो मेरे ख्याल से आईनी थी, और जब उससे गलत फैसले से बल्ला छीन कर उसकी गलत तशरीह कर रहा था इलेक्शन कमीशन, वो मेरे ख्याल से आईनी थी, और जब आपने उनका मैंडेट छीन लिया वो मेरे ख्याल से आईनी था, जब आपने मखसूस नशिस्तें छीन ली वो आईनी था। और कोई आइन ऐसा बताए ना कि ये जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, ये JUI और पीपल्स पार्टी और नून को बांटी जा सकती हैं, वो आईनी था। और जब आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इलेक्शन एक्ट में नहीं दो इलेक्शन एक्ट, पहला तरमीमी ऑर्डिनेंस, पहले तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आए वो आईनी है, दूसरा ले आए वो आईनी है, ये गैर आईनी। तो गैर आईनी का इनको आगे चल के पता चल जाएगा। इनके पास एक हक है, हाँ, पार्लियामेंट अगर कोई बनाती है कानून वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, लेकिन इनके पास रिव्यू का, अपील का हक है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई इनके पास नहीं है आप बाहर बैठ के फैसले करें, फिर आप ही लग जाए जज जिनको फारिग करें ताकि पार्लियामेंट्री सुप्रीम कोर्ट बन जाए और वही पार्लियामेंट बन जाए, खर्चा बचेगा। ठीक, सही है। आज़ाद यूसुफ साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर अमल दरामद करना लाजिम है, या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी फैसले को गैर आईनी करार देकर उस पर अमल दरामद ना भी करे? नहीं, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, अदालत फैसला पहले चेक करे ना कि आईनी है गैर आईनी है। अच्छा, पहले आपने परखना किसके ऊपर है, टेस्ट ऑन क्या है, किसने करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। देखिए, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जी, जो खालिक हैं आईने पाकिस्तान के, जिन्होंने आईने पाकिस्तान बनाना है वो पार्लियामेंट है, वो आईनी धारा है, वो सुप्रीम है, वो सॉवरेन है। एक इख्तियार आईने पाकिस्तान सिर्फ एक इदारे को देता है जो आइन में तरमीम कर सके, वो पार्लियामान है। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, जैसे जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि वो अपनी पावर्स इनहेरिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, इसलिए फैसले पर अमल दरामद करना आईनी तकाजा है। तो बात यह है कि आईने पाकिस्तान के खालिक अदारा ही उसमें तरमीम कर सकता है। ठीक, अब जो 187 की बेसिकली आइन की तशरीह वाली तो वैसे एक बात है ना, अब बात आप करते हैं जी कि उन्होंने 187 इन्वोक किया इस फैसले में, अगर उसके पर आ जाते हैं, ठीक, 187 का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। 187 उसी जगह इस्तेमाल हो सकती है जहां पर आइन तो बहुत दूर की बात है, कानून भी वाज़े ना हो, तो वहां पर 187 का इस्तेमाल करती है सुप्रीम कोर्ट ताकि कंप्लीट जस्टिस हो सके। यह नहीं हो सकता कि आइन भी एक चीज वाज़े तौर पर बता रहा हो, आर्टिकल 51, तो फिर आप जो है ना वो तशरीह के नाम के ऊपर, आप तशरीह के नाम के ऊपर क्या कर गुजरे कि आप 51 को रीराइट कर दें। आप 51 को आर्टिकल को पढ़े ना, उसमें वो क्या चीज कह रहे हैं, एक पार्टी, अच्छा, जो कि बेसिकली इस केस के अंदर फरीक नहीं है, वो थी नहीं जिसकी अपील थी 185 की, अपील इज डिसमिस्ड, अपील को कर दिया अदालत ने डिसमिस। जो ऑर्डर चैलेंज किया था उस अपील में हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का, उस ऑर्डर को भी सेट असाइड कर दिया। अब मेरा सवाल ये ना, अपील सुप्रीम कोर्ट ने चले इम्प्यूड ऑर्डर सेट असाइड, सुप्रीम कोर्ट ने सीट किसको दे दी, पीटीए को, जो पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला ऐसा दिया जिसमें ये सवाल उठते हैं जो आप उठा रहे हैं, तो हुकूमत के पास यही रास्ता है ना कि अपील में जाए सुप्रीम कोर्ट के पास, रिव्यू में जाए, चलेगी। अच्छा, रिव्यू में जाए, और अब क्या रिव्यू में जाए बगैर, बड़ी मजेदार बात, अब आप इंप्लीमेंट ना करें फैसला। अब देखें जी, अब देखें, केसेस की फिक्सेशन करनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने,
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की वजह से जो इख्तियार है चीफ जस्टिस से 3 जजेस के पास चला गया। ये बात चल रही है, प्रैक्टिस नहीं चल रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून कहता है कि रिव्यू आपने 14 दिन में फिक्स करना है, लेकिन हमारे जज साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम रिव्यू फिक्स इसलिए नहीं करना कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं। कानून पर अमल करने का आपने हल्फ उठाया हुआ है, आइन और कानून के मुताबिक काम करने का, फैसले करने का आपने हल्फ उठाया हुआ है। नहीं, क्या तफसीली फैसला आने से पहले भी रिव्यू हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? और अगर 14 दिन तहरीरी फैसला आने का कोई वक्त मुकर्रर है? कानून अगर आपको पसंद है या ना पसंद है, आज जो कानून है उस पर आप काम करने के पाबंद हैं। अभी कानून को बन जाए, जब तक कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा तब तक वो कानून है, वो आपके ऊपर भी एक जो है वो एक क्या कहते हैं कदगन है, मेरे ऊपर भी कदगन है और इरशाद भट्टी साहब के ऊपर भी वो लागू होता है। तो जब हम तीनों पर लागू होता है तो हमने उस पर अमल करना है। तो जजेस ये नहीं कह सकते कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन वो छुट्टी पर चले गए। तो इंसाफ अगर 15 दिन में नहीं फिक्स करते और 2 महीने के लिए छुट्टी पर चला गया है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? मतलब आप कह रहे हैं कि छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए था जजेस को? जी, मतलब कि छुट्टी लेना भी तो, छुट्टी पर जाना भी तो बुनियादी हक है ना उनका। जी बुनियादी हक है, जी बुनियादी हक है। तो फिर अब अमल दरामद के लिए भी इंतजार कर लेना, 2 महीने इंतजार कर लें। अच्छा, हो जाएगा। फिर जब अगर छुट्टी पर ही हैं आप, ठीक है, फिर आगे देख लीजिएगा। चलिए बस सही है, जब तक रिव्यू नहीं होगा तब तक अमल दरामद नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? जी, रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन ये है कि एक वो चीज जो कि आपका, साकिब निसार साहब बड़ी मजेदार बात करते थे, कहते थे मैं वो फैसला क्यों दूं जो अमल दरामद नहीं हो सकता, तो मैंने ख्याल करना है कि मैं वो फैसला नहीं दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट को वो फैसला देने चाहिए जो काबिल अमल हो, जो कि आइन से मुताबिक ना हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि साकिब निसार की ये बात सही है या गलत है, क्योंकि फैसला दोबारा आइन और कानून की रोशनी में होना होता है। तो नहीं है ना? चलिए, ये तो आपकी तशरीह है या हुकूमत की तशरीह है कि नहीं है, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामद कहते हैं। भट्टी साहब, आप हसन अयूब साहब की बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि फैसला में बहुत सारे आईनी चूंकि सुकुम है, हुकूमत ने फिर कानून साजी भी कर दी है और जब तक ये रिव्यू नहीं होगा तब तक ये फिर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो सकती। तो जब फैसला कोई आता है और उस पर रिव्यू जो है वो जब तक ना आए तो क्या कानून हमें इजाज़त देता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी ना हो तब तक? और दूसरा यह कि जब आइन यानी कानून साजी हो जाए कोई पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर तो बहरहाल एक जवाब मौजूद है हुकूमत के पास कि हम आपके फैसले को पर अमल दरामद नहीं कर सकते। देखिए, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। वो अब रिव्यू में गए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन भी गया हुआ है और वो जो खैरात पे MNA बने हुए थे, यानी किसी के मैंडेट पर वो मखसूस नशिस्तें लेके बैठे थे, वो भी 2-4 गए हुए हैं। अब इस पे ज़ाहिर है वो लार्जर बेंच बैठेगा और उस पे वो देख लेगा ये जो कानून साजी हुई है। लेकिन मुझे हैरत ये हुई है कि तफसीली फ़ैसला आने से पहले ही कानून साजी कर ली, और ये जो कानून साजी की ये तो पहले इलेक्शन एक्ट में मौजूद था, ज़रा इम्प्लीमेंट कर दिया, ज़रा वो उसको ज़ोर दे के कह दिया और कर लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले में कोई बुनियादी वजूहात और बयान कर दी जाती हैं इसकी, इनकी मखसूस नशिस्तें देने की, तो फिर तो मुझे लगता है कि जब एक फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद एक कानून साजी हो जाती है पार्लियामेंट की। अब पार्लियामेंट भी माना कि पार्लियामेंट कानून साजी कर लेती है, लेकिन पार्लियामेंट कानून साजी कर कौन सी रही है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है मखसूस नशिस्तों का, उसमें उन्होंने उसका करके तो ये माजी से भी इतलाक होगा, कानून साजी हो रही है उस फैसले के बाद, लेकिन होगा पहले से, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत कोई होश के नाखुन नहीं ले रही। मुझे नहीं पता चल रहा कि इन मखसूस नशिस्तों देने से या लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। कोई हुकूमत गिर जानी है, कोई आसमान गिर जाना है। आपकी 20, 25, 30 मुबैना तौर पर सीटें थी, आप हुकूमत लेके बैठे हैं, मैंडेट नहीं था, आप हुकूमत लेके बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मज़े करें, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, कोई अगर जुडिशल पैकेज आना था या उसका कोई अगर था तो वो तो दिल के अरबा आंसुओं में बहते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं था तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतना अपने राई का पहाड़ बनाया हुआ है, इतनी इज्जत बेइज्जती का मामला बनाया हुआ है?
और बाकी मुल्क महंगाई पड़ी, बेरोज़गारी पड़ी, गुर्बत पड़ी, बैरूनी तन्हाई पड़ी, अंदरूनी नफ़रत और तकसीम, और आप लगे हुए हैं कानून साजियाँ। इमरान खान ने अब नैब भुगतना है तो नैब का रिमांड 40 दिन कर दो। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अब आ रहा है धांधली का, तो वो उसमें रिटायर्ड जजेस लगा दो, और उसके बाद दूसरा आना है तो उसके आगे कानून साजी कर दो। सुप्रीम कोर्ट का आना है फैनाहत की इज्जत बना दो, पीका अदालतें बना दो, खुसूसी ट्रिब्यूनल लगा दो, फायर वाल लगा दो। यानी आपका करना क्या चाहते हैं भाई इससे? ये सारा कुछ जो आप कर रहे हैं यही सारा, अच्छा ये इन्होंने कर दिया है, ये इल्ज़ाम लगाते थे ये इमरान खान कर रहा है और वो फाशिस्ट हो गया था, ये जमहूरियत पसंद हो गए हैं। तो ये पार्लियामेंट इन्होंने पहले भी ऐसे किया। इसहाक डार साहब ने कहा 20 अरब है ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे इलेक्शन करवाऊं। पहले भी पार्लियामेंट वो राजा रियाज और शहबाज शरीफ वाली ने लड़ी सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अब मुझे लगता है सही है कि अब जो मामला जहां तक पहुंचा हुआ है, मुझे लगता है इनको अब जरा ना सोच समझ के आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो है वो, चले मैं हसन साहब से शुरू करता हूँ, फिर मैं भट्ट साहब आपके पास आता हूँ। शेख रशीद साहब किसी टेक्नोक्रेट सेटअप की बात कर रहे हैं और यहाँ शहर इक़्तिदार में बड़ी चैमगोइयाँ भी किसी अबूरी हुकूमत की हो रही हैं, ये क्या कोई ख़बर है आपके पास? अच्छा, बिल्कुल मैं इसका जवाब देता हूँ। उससे पहले मैं बात कर दूँ, वो भट्टी साहब कह रहे थे कि अभी मुख्तसर फैसला आया, तफसीली फैसला वज़ात नहीं आई, तो उससे पहले रिव्यू और कानून साजी होगी है, तो उसमें नए फैसले में, तफसीली फैसले में कोई नई चीज़ आ सकती है। तो वो नई चीज़ नहीं आती होती भट्टी साहब। वो जब तफसीली फैसला होता है ना, वो अपने ऑपरेटिव पार्ट जो फैसला दिया होता है उसकी डिटेल रीजनिंग दे रहे होते हैं कि हमने ये फैसला क्यों दिया। तो रीजनिंग की आ जाएगी ना, हो सकता है कोई रीजनिंग आ जाए। रीजनिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है उस चीज़ की, फैसले की, या जो फैसले का ऑपरेटिव पार्ट है वो सामने आया हुआ है। हो सकता है जो सवाल हुकूमत उठा रही है ना, कोई नई चीज़ नहीं आ सकती। हुकूमत का सवाल क्या है? हुकूमत का सवाल यह है कि जी जिसने मांगा नहीं उसको मिल गया, पीटीआई तो फरीक नहीं थी, फिर लोकल स्टैंड आया था उनका जिनको सुना नहीं गया। हो सकता है इन सवालों का जवाब आ जाए डिटेल्ड जजमेंट। ये इन चीज़ों के सवाल का जवाब आ भी जाए तो जो एक लीगल किसी का एक होता है ना, क्या लोकल स्टैंड आया होता है, वो लोकल स्टैंड आया तो नहीं बन गया ना, हक दावा नहीं बनता ना जब तक उसको पार्टी नहीं बन रहा। वो तो पार्टी बना ही नहीं है। वो खुद अगर सोया हुआ है और वो चाह रहा है कि जी वो उसके अपने लोग शामिल हो चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई थी मखसूस नशिस्तें लेने के लिए, वो अपनी सीटें भी गवा दी, उसने पीटीआई को दे दी। अगर देखा जाए तो कानून में भी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए ना। कंप्लीट जस्टिस आप कर रहे हैं लेकिन कोई होता हुआ नजर आए। लेकिन बहरहाल मैंने की बात करी थी, बाकी शेख रशीद साहब वाली बात मैं करता हूँ आपको। ये तो एक पता इतना लंबा ये मामला है अदालत वाला कि ये यानी हर बंदा जो है वो समझ रहा है कि जी शायद अदालत जो कर रही है वो इंसाफ नहीं कर रही, बल्कि अपना कुछ, मैं कानूनी माहिरीन की बात कर रहा हूँ, वो कुछ अपने जो है ना वो जुडिशल उनका चल रहा है, कहते हैं एक्टिविज़म, तो इसको जुडिशल एक्टिविज्म का नाम दिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल इस पर एक लंबी बहस है। शेख रशीद साहब का लिए 4 नंबर गेट का दरवाज़ा बंद हुआ है, वो खुद ये बात कह रही है। ठीक। और इमरान खान साहब ने उनको जो है वो अपने साथ से अलग कर दिया है। अब जेल में कुछ हमारे दोस्त गए थे, उन्होंने सवाल किए घुमा फिरा कर मुख्तलिफ मरतबा शेख रशीद साहब से इससे मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा जी कि ही इज़ आउट, ही इज़ नो मोर पार्ट ऑफ, हमारे अलायंस में नहीं है, ही इज़ आउट। तो जब सियासी यतीम वो हो चुके हैं, सियासी लावारिस वो पहले हो चुकी हैं, गेट नंबर 4 पहले ही उनके आगे बंद हो चुका है, तो उनकी क्या पेशन गोई है? वो अपने आप को बेच रहा है बस बेचारा। अभी उनकी हालत ये है कि 1500 वोट शायद उनको मिला है इन इलेक्शंस के अंदर, बाकी जो वोट था वो पीटीआई का वोट था, जो पीटीआई के वोट के ऊपर वो एमएनए बनते रहे हैं। और आज भी मैं बता दूं कि वो इसीलिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं किस तरीके से कि तहरीक इंसाफ के साथ उनका अलायंस हो जाए। सही है। वो अलायंस जब तक नहीं होगा तब तक शेख रशीद साहब सिफर है। सही, शेख रशीद का सफर होना, वो कहा जाता है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो भट्टी साहब अब शेख रशीद जो कह रहे हैं वो तनहा नहीं कह रहे, बहुत सारी यहाँ एक इस्लामाबाद में एक ड्राइंग रूम गप भी होती है। अब कुछ और वो गप जो है वो कच्ची पक्की खबरों की बुनियाद पर होती है। हम ये खबरें इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि अभी वो बहुत प्रीमेच्योर होती हैं। तो ये क्या चल रहा है, ये अबूरी हुकूमत की बात या टेक्नोक्रेट सेटअप की बात, ये किस बुनियाद पर हो रही है? आखिर इसकी बुनियाद क्या है? पहली बात तो ये कि मैं हसन से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आज शेख रशीद साहब से बहुत ज़्यादा इस वक्त अगर कोई ख़बर की कोई बात अब करें तो हम अहद हसन अयूब में ज़िंदा हैं। हसन को पता होगा इसका, और ये शेख रशीद साहब के तो सारे ही दरवाजे बंद हो गए और वो तो वैसे ही हवा में मार रहे हैं। हाँ, जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात का आप कर रहे हैं, तो वो एक फिच की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये कमज़ोर मैंडेट वाली हुकूमत है, 18 माह से ज़्यादा चलेगी, 18 माह या इससे ज़्यादा चलेगी, उसके बाद टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा। तो कुछ अर्सा ये चली थी चीज़ें,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आए। मुझे तो ये लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि आगे सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इलेक्शन ऑडिट कर ले। जो इन सारी ये जो अदलिया से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं ना, इसका एंड रिजल्ट यही है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट यानी जब काजी फायज ईसा साहब जाएंगे तो कहीं मंसूर अली शाह साहब की सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन ऑडिट ना कर ले। अगर इलेक्शन ऑडिट हो गया तो या धांधली ट्रिब्यूनल भट्टी साहब आप इलेक्शन ऑडिट की बात कर रहे हैं, उल्टा हो जाएगा। मगर आज सूरत हाल तो ये है कि भट्टी साहब मगर 3 हल्के जहां पर रिकाउंटिंग हुई थी और रिकाउंटिंग में 10-10 हजार वोट जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ा वैसे रिजल्ट चेंज हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं आज ये भी आज उनको 3 सीटें पीएमएलएन को कौमी असेंबली की मजीद मिल गई हैं। अच्छा ये की 2 और 1 लोधरा की। ये जो भट्टी साहब आपका ये जो मैं आई एम सो सॉरी बस सर वक्त खत्म हो गया। हसन बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।